कैसे हो आप सभी। मैं सुमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल टाइम टू फिजिक्स अब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आजकल हम क्लास 12 का फिजिक्स कर रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है, देखिए हमारा जो टॉपिक है गॉसियन पृष्ठ, या हम कहें कि इससे पिछली कक्षाओं में जो अभी तक आपने सीखा है, हमने सीखा था किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ते हैं। आगे बढ़ाते हुए अगर हम देखें वहीं पे, तो गोस का प्रमेय हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है परीक्षा की दृष्टि से। लेकिन गोस के प्रमेय को पढ़ने से पहले एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ एवं उसकी विशेषताएं या गुण, प्रॉपर्टीज इसकी। आखिर क्या होता है ये, तो समझते हैं। देखिए गुरुत्वीय क्षेत्र कह लीजिए, चाहे वैद्युत क्षेत्र कह लीजिए, चाहे चुंबकीय क्षेत्र कह लीजिए, उसके भीतर एक ऐसा पृष्ठ जो स्वेच्छा से बने। स्वेच्छा का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वहां पे किस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ऐसा सरफेस बने जिसकी सहायता से हम उसका फ्लक्स परिवर्तन निकाल सके। तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं बच्चों? गॉसियन पृष्ठ। जैसा कि हमने लिखा भी है कि गॉसियन पृष्ठ एक स्वएच्छ बंद पृष्ठ है जिसमें से गुरुत्वीय, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की गणना की जाती है। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि इसकी शेप क्या होती है, गोले की हो सकती है, समझ रहे हो बच्चों, गोले की हो सकती है, घन की हो सकती है, या फिर बेलन की हो सकती है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है कि ना तो ये वर्गाकार होगा ना ये आयताकार होगा, मतलब कि आयत और वर्ग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं हाथ की, तो सरफेस तो ये भी है, लेकिन पॉइंट यहां समझने वाला है कि ये जो मैंने यहां पे लाइन लिखी है बंद पृष्ठ है, ये पृष्ठ बंद नहीं है बच्चों। देखो ये ओपन सरफेस है, जबकि अगर मैं स्फीयर की बात करूं तो वो क्या होता है बच्चों? बंद। ठीक, अगर मैं बेलन की बात करूं, सिलेंडर की बात करूं, तो वो भी क्या होता है? बंद। ऐसे क्यूब या क्यूबॉइड, वो भी क्या होते हैं हमारे? बंद। तो इस फॉर्म में हमारा क्या बनता है? गॉसियन पृष्ठ बनता है। देखिए हमें सिर्फ ये आदि होते तो और भी तरीके से हो सकता है, लेकिन हमें सिर्फ इसी तरीके की कंटेंट पढ़ने के लिए है, इससे ज्यादा हमें 12th क्लास में पढ़ने के लिए, नीट आईआईटी में भी हमें पढ़ने के लिए नहीं है। इसी पर आधारित हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो बच्चों अब देखते हैं कि इसकी विशेषताएं या इसके गुण क्या क्या रहते हैं। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि यह जो पृष्ठ है यह सदैव कैसा रहना चाहिए? बंद रहना चाहिए, जिसकी सहायता से हम उस बिंदु का जो पृष्ठ के या तो भीतर है या पृष्ठ पर है या पृष्ठ के बाहर कहीं स्थित है, उसमें अंतर स्पष्ट कर सके वैद्युत क्षेत्र के द्वारा, जहां जिस बिंदु आवेश के कारण या जिस वैद्युत क्षेत्र के कारण हम किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं। क्लियर बच्चों? सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि यह पृष्ठ उस बिंदु से होकर गुजरना चाहिए जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कि जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यह सरफेस उससे ही होके जाए, ना उससे बाहर हो ना उसके अंदर हो, उससे ही होके जाना चाहिए। क्लियर बात समझ रहे हो बच्चों? थर्ड पॉइंट में हमने क्या लिखा है कि पृष्ठ की आकृति स्रोत के सम्मित होनी चाहिए। मतलब स्रोत के सम्मित होने से मतलब है कि बिल्कुल ही जो हमारा सोर्स है, सोर्स जैसे सपोज प्लस क्यू चार्ज है, तो उसकी सिमेट्रिकल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बच्चों? सिमेट्रिकल, बिल्कुल, ताकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में आसानी हो। तो एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अगर हम देखें जो हमारा मैंने लिखा भी है गॉस का नियम एवं अनुप्रयोग, तो बिना इसकी सहायता से हम गॉस के नियम को अच्छे से नहीं समझ सकते। देखिए फिर से मैं कहूंगा, चूंकि आप टाइम टू फिजिक्स हब पे फिजिक्स पढ़ रहे हैं सुमित सर के द्वारा, तो आपको एक एक छोटी से छोटी बात सीखने के लिए मिलेगी। आप गॉस का प्रमेय पढ़ सकते हैं, निकाल सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक बेहतर फिजिक्स को समझने के लिए, फील करने के लिए, जैसा मैं भी मानता हूं पर्सनली, तो हमें फिजिक्स की छोटी छोटी बातों को फिंगर टिप्स पे रखना चाहिए, और वो तब होंगी जब हमारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। जैसे सपोज दैट हम कोई डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, अगर आपको उसमें लगता है कि ये चीज कहां से आई है, हमें समझ में नहीं आ रही है, एक सिंगल वर्ड भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसे मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताएं, ताकि मैं आपको उसकी जो आवश्यकता के अनुसार जो उसका सुझाव है आपको वीडियो के माध्यम से दे सकूं। देखिए जब तक एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में अच्छा कोरिलेशन नहीं होगा, तब तक ना तो टीचर ही ज्यादा पीक कर पाएगा और ना ही स्टूडेंट अपने पीक पे पहुंच पाएगा। तो बेहतर है आप पढ़ते रहिए और मुझको रेफरेंस जरूर देते रहिए कमेंट के माध्यम से। तो एक छोटा सा टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है इसमें भी समझने के लिए कि जो हमारा गॉसियन सरफेस है वो क्लोज रहना चाहिए। और क्लोज का मतलब जैसे होता है स्पेयर, यानी कि ऐसे मान लीजिए कि आप उसके अंदर नहीं देख सकते, आप मतलब देखने का मतलब आप उसके अंदर ऐसे हाथ नहीं डाल सकते, उसको टच नहीं कर सकते। मतलब टच तो देखिए वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को वैसे भी नहीं है, सिर्फ एक इमेजिनेशन है, ये सिर्फ एक कल्पना है।
लेकिन मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं कि जैसे कोई बॉल, अगर ये मैं इस हाथ की बात करूं, इस सरफेस की बात करूं, तो देखो मैं इसको आसानी से टच कर पा रहा हूं, इसका मतलब ये ओपन है, ये बंद नहीं है। आप ऐसे ना देखें कि सर ये तो बंद है, नहीं, आप ऐसे भी देखें कि ये बंद नहीं है, इसका सरफेस क्या कर रहा है, बाहर की तरफ ओपन है, इधर से भी और इधर से भी। जबकि बॉल देख लीजिए आप, क्यूब देख लीजिए, क्यूबॉइड देख लीजिए, वो क्या रहते हैं, बंद आकृति में, प्रॉपर तरीके से। बेलन है इसका ही एग्जांपल। तो क्लियर हो रहा है बच्चों ये पॉइंट? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो जैसा कि बच्चों आपने देखा गॉसियन पृष्ठ हम किसे कहते हैं, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो टॉपिक हमारा क्या है, गॉस का प्रमेय। तो बच्चों क्या लिखते हैं इसे हम, गॉस का प्रमेय अथवा गॉस का नियम। देखते हैं बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम गॉसिस थ्योरम, गॉसिस थ्योरम और गॉसिस लॉ। देखिए बच्चों एक बात तुम्हें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि एनसीईआरटी जैसी पुस्तक में इसको कहीं कहीं पे गाउस भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों, गाउस। तो आप परेशान ना हो यदि परीक्षा में आपको से गाउस लिखा हुआ आ जाए। तो जो बच्चे टाइम टू फिजिक्स के द्वारा 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये बच्चों इतना इंपॉर्टेंट है, जैसा मैं लिखता हूं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और डाल लें 2024 वाले बैच के लिए, मतलब 99% आने के चांसेस, 1% देंगे, 1% में भी श्योर नहीं, तो इतना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। देखिए गॉस जो है वो एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने क्या किया था, एक स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी भी सरफेस से जो फ्लक्स परिवर्तन होता है उसके रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट था। वो किस तरीके से था तो हम उसको समझते हैं। देखिए लिखते हैं हम यहाँ पे कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किससे लिखते हैं बच्चों इसे हम, फाई ई से। किससे लिखते हैं, फाई ई से। वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध, उस पृष्ठ से बद्ध कुल मतलब के नेट कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो ये क्या है बच्चों, हमारा गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट। ऐसा भी कह सकते हैं कि इसको हम क्या कह सकते हैं, ये कथन है। क्या है बच्चों, ये कथन, स्टेटमेंट के गॉस थ्योरम हमको क्या सिखाता है। देखिए यहाँ पे अब थोड़ा बढ़ते हैं। मैंने एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है। ये हमने क्या बनाया हुआ है बच्चों, एक गॉसियन पृष्ठ। क्या लिया है, एक गॉसियन पृष्ठ, जो हमने अभी भी सीखा था किसे कहते हैं। आगे समझते हैं बच्चों, हमने क्या लिया है, इसके ही सरफेस पे एक बिंदु P लिया है। जैसा कि मैंने उसमें भी लिखा था कि जिस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र निकालना हो तो वह बिंदु उस गॉसियन पृष्ठ की परिधि पर होना चाहिए, यानी कि गॉसियन पृष्ठ उससे होकर गुजरना चाहिए। क्लियर बच्चों? तो हम जो निकाल रहे हैं इस प्लस क्यू के कारण इस पूरे गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स परिवर्तन निकाल रहे हैं। तो पूरे के लिए हमने क्या किया, एक छोटा सा इसका अल्प भाग ले लिया। देखिए मैं समझाता हूं, मैं इसको आगे भी कई बार समझाने की कोशिश करूंगा, तो बेहतर है कि आप यहीं पे समझ लीजिए। देखिए सपोज दैट आप घर पे खिचड़ी बना रहे हैं, खिचड़ी से मतलब चावल। तो क्या करते हैं हम, चावल को देखने के लिए हम ऐसा नहीं करते कि गल गए, कि एक एक चावल लेते हैं उनको ऐसे पकड़ पकड़ के देखते हैं कि भाई गल गए नहीं गल गए। हम क्या करते हैं, एक चावल लेते हैं और उसी से अंदाजा लगा लेते हैं पूरे के पूरे चावल का कि क्या हाल है। तो सेम बात हम क्या कर रहे हैं, हम इस छोटे से dA एलिमेंट पर फ्लक्स निकालेंगे। फिर क्या निकालेंगे हम, इंटीग्रेशन के माध्यम से उसी पर हम पूरे सरफेस का निकाल सकते हैं उसी की सहायता से। तो चलिए बच्चों समझते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को लिख लेते हैं कि स्टेटमेंट हमारा किस तरीके से लिखा जाता है। हमने कहा कि जो फाई ई होगा फ्लक्स परिवर्तन, वो किसके बराबर होगा बच्चों, 1/ε0 गुना के। एक और बात बच्चों यहीं से सीखा जाता है
कि फाई ई, जैसा कि हम जब मैंने फ्लक्स परिवर्तन पढ़ाया था तो इंटीग्रल फॉर्म में पढ़ाया था कि क्लोज सर्किट ये किसके बराबर होता है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के। तो ये हमारा क्या होता है, प्रॉपर स्टेटमेंट। जहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या याद रखनी है बच्चों, शायद मैंने पहले ही बताया हो कि ये वैद्युत क्षेत्र का कौन सा रूप है, समाकलन रूप। चाहो तो लिख भी सकते हो, मैं यहाँ पे नीचे अलग से लिख रहा हूं कि फाई ई किसके बराबर है, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सर्किट ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के। लिखेंगे ये है गॉस की प्रमेय का, गॉस की प्रमेय का समाकलन, गॉस की प्रमेय का समाकलन रूप है। क्लियर बच्चों? देखिए जब आप 12th स्टैंडर्ड को छोड़कर बीएससी एमएससी में जाएंगे तो वहां पे आपको ये चीज पढ़ने के लिए मिलेगी कि क्यों हम इसको इंटीग्रल फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल तो वैसे भी जनरली नीट या आईआईटी में आपसे जनरली या कोई कन्वर्सेशन में आपसे पूछा जा सकता है, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रल फॉर्म में डिफाइन किया जा सकता है? 100%। गॉस जो वैज्ञानिक थे, गॉस जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने यही तो बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स के माध्यम से कि इलेक्ट्रिक जो हमारा फील्ड है हम उसको किस तरीके से इंटीग्रल फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों? हम फ्लक्स को क्या पढ़ चुके हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स होता है वो वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। लेकिन गॉस थ्योरम ने क्या बताया कि यही किसके बराबर होता है, क्यू के एप्सिलॉन नॉट गुना के। सॉरी, यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू से, क्योंकि क्यू का क्या होता है वो 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो अगर ये बात हमने यहां से बराबर सीखी, ये यहां से बराबर सीखी, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होगी जो हम यहाँ पे लिख चुके हैं। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन क्या करते हैं कि ये हमारा गॉस का प्रमेय है। तो आइए बच्चों करते हैं इसकी उत्पत्ति यानी कि प्रूफ। इसकी उत्पत्ति कैसे की जा सकती है, प्रूफ कैसे किया जा सकता है, क्योंकि बोर्ड में हमको क्या चाहिए बच्चों, पूरे नंबर चाहिए। तो पूरे नंबर लाने के लिए हमें स्टेटमेंट अलग लिख के दिखाना होगा और इसका डेरिवेशन जो है वो अलग करना पड़ेगा। तो डेरिवेशन के लिए जैसा कि मैं पिछले क्लासेस में कई बार समझा चुका हूं, कुछ बच्चे क्या होते हैं उनके डाउट से रहते हैं कि सर आखिर हम डेरिवेशंस को कैसे लिखें, क्योंकि फिजिक्स के अंदर इतनी डेरिवेशन है हम याद नहीं कर सकते। तो पहली बात यह, टाइम टू फिजिक्स का मतलब आपको याद कराना तो है ही नहीं, क्या है, आपको सिखाना। तो सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंसेप्चुअल बनना पड़ेगा, कंसेप्ट को सीखना पड़ेगा कि सर किस तरीके से लिख रहे हैं। तो कैसे लिखते हैं हम, जो हमने फिगर ड्रॉ की गई है इसके द्वारा ही, इसके अकॉर्डिंग ही हम वही बात लिखेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ऐसे नहीं है कि हम गॉस थ्योरम लिख रहे हैं तो कहीं हिंदुस्तान या पाकिस्तान की बात लाके यहाँ पे लिख देंगे कि हमें ये सब चीजें लिखनी है। नहीं, हमें सिर्फ इस फिगर से संबंधित बातें लिखनी है और क्या हमारा प्रोस्पेक्ट है उसी को लिखना है। अब हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों के फाई ई बराबर होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के। ये हमें उत्पत्ति में प्रूफ करके लेके आना है। देखिए क्या है, मैं जैसा कि बच्चों को समझाता भी हूं, दो तरीके के क्वेश्चन है। एक तो ये होगा कि सवाल ये है उत्तर बताइए, एक होगा कि यदि इसके बराबर इतना तो सिद्ध करिए कि क्या आंसर आएगा। तो देखिए सिद्ध करने के जो सवाल होते हैं, प्रूफ करने के जो सवाल होते हैं, ये इसलिए थोड़े से इजी हो जाते हैं क्योंकि हमें इनमें आंसर पता होता है कि हमें सिद्ध क्या करना है। अगर हमसे कहीं गलती भी हो गई तो हम उस गलती को यूटिलाइज कर सकते हैं कि हमने कहां मिस्टेक की गई होगी। तो चूंकि गॉस का प्रमेय सिद्ध करने का ही एक रूप है, या जितनी भी डेरिवेशन होती है हमें एटलीस्ट डेरिवेशनों का तो पता होता है कि रिजल्ट क्या निकल के आता है। तो उन डेरिवेशनों में हमें ध्यान रखना है कि हमसे गलती कोई भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर बच्चों? तो समझते हैं इसको कि यहाँ पे हमने प्लस क्यू चार्ज लिया है, एक गॉसियन सरफेस की कल्पना करी है जिसका एरिया क्या है ए, उसका एक एलिमेंट लिया है हमने एरियल एलिमेंट जिसको हमने क्या कहा है डी, एक्स की सरफेस पे पी पॉइंट है। ये क्या है बच्चों, इसकी रेडियस। चूंकि ये एरिया जो है वो सूक्ष्म है तो इसके द्वारा बनने वाला इसके सेंटर पर जो सॉलिड एंगल होगा वो भी कैसा होगा, सूक्ष्म होगा, जिसे हमने किससे लिखा है, डी ओमेगा से। आगे देखते हैं, देखिए जिस डायरेक्शन में आर होगा उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज से जिस बिंदु को हम मिलाएंगे उसी के एलोंग विद क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस क्यू से बाहर की ओर निकलेगा। क्लियर बच्चों? हम पहले भी सीख चुके हैं। आगे की बात देखिए, मान लीजिए ये सरफेस ऐसे है, याद है मैंने आपको एरिया वेक्टर समझाया था, तो ये सरफेस थोड़ा ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। तो इसको ऐसे कल्पना कीजिए कि इसके परपेंडिकुलर हमने ये कोई लाइन ले ली, तो ये किसको बताती है बच्चों, एरिया की डायरेक्शन को, एरिया डायरेक्शन को। तो अब इसको हम लिखने में आसानी रहेगी, जो मैंने बातें बोली हैं वही रिपीट करके हम इसके अंदर लिखेंगे। तो आइए बच्चों लिखते हैं, माना वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ऐसे लिखेंगे, माना प्लस क्यू आवेश के परितः किसी ए
क्षेत्रफल वाले गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की गई है। क्लियर बच्चों? आगे लिखेंगे, माना इसकी सतह पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर है। तब लिखेंगे, तब DA अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखिए, चूंकि जो हमारा एरिया एलिमेंट है वो छोटा है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा वो भी कैसा होगा? छोटा ही होगा, सूक्ष्म ही होगा, मतलब परिमाण में, मॉड्यूलस में। तो लिखते हैं उसको हम, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पे। सूक्ष्म के लिए मैं पहले भी समझा चुका हूँ, क्या यूज करते हैं? डी। तो हमें पता है वो डी फाई ई किसके बराबर होगा? इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सर्किट ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के। क्लियर बच्चों? मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, डी फाई ई बराबर क्लोज सर्किट ई डॉट, मतलब डॉट हटाएंगे, डी ए, और साथ में क्या आएगा? कोस थीटा। क्या लेते हैं बच्चों हम यहाँ पे? डी ए कोस थीटा। आपको थीटा में समझा चुका हूँ किस तरीके से आता है, वैसे भी डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो कोस थीटा लेते हैं। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P पर प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो याद है बच्चों कितना होता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो साथ में क्या आता है? Q बटे R। क्लियर बच्चों? तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के ऊपर इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर होता है बच्चों, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। तो देखते हैं बच्चों, इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, तो अब हमारे पास क्या निकल के आएगा? d phi e = इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सर्किट, E का वैल्यू रख रहा हूँ मैं इधर पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाय R स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा? dA cos थीटा। d phi e = देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। Q भी क्या है? कांस्टेंट, मतलब जितना प्रारंभ में हमने चार्ज लिया है बाद में भी उतना ही है, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सर्किट dA cos थीटा बाय R स्क्वायर। हमें पता है चूंकि dA cos थीटा बाय R स्क्वायर ये किसके बराबर होता है बच्चों? डी ओमेगा के। किसके बराबर होता है? डी ओमेगा के। ये जब हमने सॉलिड एंगल पढ़ाया था तो वहां पे इसको हम समझा चुके हैं। क्लियर बच्चों? देखते हैं आगे। तो हम जब यहाँ पे रखेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? डी फाई ई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन क्लोज सर्किट, और साथ में क्या आएगा? डी ओमेगा। या डी ओमेगा का मतलब क्या है कि सेंटर जो है हम यहाँ ले रहे हैं केंद्र O, इस पर बनने वाला सूक्ष्म घन कोण। चूंकि हमें तो पूरे सरफेस के लिए चाहिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सर्किट डी ओमेगा की वैल्यू एक पूरे गोले के केंद्र पर बनने वाला कोण होगा, जो किसके बराबर होता है? 4 पाई के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस बात को कि चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सर्किट डी ओमेगा ये किसके बराबर होता है? 4 पाई के। तो इसको यहाँ से इंसर्ट करेंगे तो बच्चों हमारा निकल के आएगा डी फाई ई बराबर, और जब हम संपूर्ण लेंगे तो डी फाई ई भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? फाई में। क्योंकि अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए। तो ये हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया है वैसे 4 पाई। अब रखेंगे तो क्या निकल के आ गया यहाँ से? फाई ई = Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, तो फाई ई = क्या निकल के आएगा? Q/एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इसको हम चाहे तो ऐसे भी दिखा सकते हैं कि फाई ई क्या होगा? Q का 1/एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है बच्चों हमारा? लिखेंगे यही गॉस का
प्रमेय है, यही गॉस का प्रमेय है। तो इस तरीके से हम गॉस के प्रमेय को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आप सभी के ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। आप वीडियो को ध्यान से देखना, पॉज कर करके देखना, अगर फिर भी कहीं पे कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो बढ़ते हैं इसी में आगे भी हमें देखेंगे कि किस तरीके से परीक्षाओं की दृष्टि से और थोड़ा डीप क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। तो आप तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखा बच्चों, जैसा कि हमने निकाला, हम यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं कि गॉस का प्रमेय किस तरीके से जो किसी भी सरफेस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो उसी सरफेस में जो टोटल चार्ज होता है उस यानी कि उस सरफेस से बाउंडेड जो टोटल चार्ज होता है उसका 1/ε0 गुना होता है। अब चूंकि यहाँ पे हमने सिंगल चार्ज लिया है तो ये जो मैं बार बार कह रहा हूं कि टोटल चार्ज, तो अब थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए कि इसी के परिमाण जैसे यहाँ पे कई आवेश, मान लीजिए Q1 था, Q2 था, प्लस Q3 था, कहीं पे मान लीजिए यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे क्या था -Q4 था, इस तरीके से माइनस यहाँ Q5 था। तो अब क्या होगा हमारा गॉस का प्रमेय? तो देखेंगे यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इधर कर देता हूं उसको। तो लिखेंगे यहाँ पे यदि निकाय प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 तथा माइनस Q4 व माइनस Q5 बिंदु आवेशों से मिलकर बना है तब। तो बच्चों सिंपल है बिल्कुल, जो फाई ई होगा वो बराबर होगा 1/ε0 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जो माइनस का है वो माइनस का आएगा, और Q5। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, फाई ई इक्वल्स टू 1/ε0। और ये क्या है बच्चों, इसका चार्ज का बीजगणितीय योग। तो बीजगणितीय योग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, समेशन Q। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो क्लियर बच्चों? तो आशा करता हूं आप सभी के ये टॉपिक क्लियर होगा। तो फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखिए बच्चों क्या है, जब तक कि आप हमें नहीं बताएंगे कि आप कहाँ फिजिक्स में पीछे रह रहे हैं तो मैं आपको किस तरीके से गाइड कर पाऊंगा, क्योंकि वरना अदरवाइज तो फिर हमारा क्या है कि हमें सिर्फ सिलेबस को देखना है, सिलेबस पढ़ाना होता है, बाकी चैनल्स पे भी सिलेबस पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं बच्चे के द्वारा ये देखना चाहता हूं कि आखिर बच्चे को, स्टूडेंट को समस्या कहाँ आ रही है, ऐसा कौन सा टॉपिक है फिजिक्स का जो मुझको देना चाहिए बच्चे के लिए। तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। इधर इवन फिर भी अगर मुझको कोई अपनी तरफ से लगता है तो मैं छोटी छोटी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। देखिए एक बात और है, चैनल में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था, कुछ टेक्निकल इशू थे जिसकी वजह से एक टाइम पीरियड में 1-2 ही वीडियो अपलोड हो पाई है। लेकिन आगे कोशिश यही रहेगी, अगर कोई टेक्निकल इशू नहीं होगा तो वीडियो रेगुलर ही आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।